डियर स्टूडेंट, जब भी हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ते हैं तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रमुख उपकरणों में दो चीज़ है, एक है मांग और एक है पूर्ति। मांग को समझने के लिए मांग विश्लेषण को समझना पड़ता है और दूसरा पक्ष है पूर्ति पक्ष, जो कि उत्पादक से जुड़ा हुआ होता है, उसको उत्पूर्ति विश्लेषण के द्वारा समझा जाता है। तो मांग विश्लेषण ऑलरेडी हम कर चुके हैं, मांग विश्लेषण के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो बारी है पूर्ति विश्लेषण के बारे में पढ़ना कि पूर्ति किस प्रकार से जो है काम करती हैं, पूर्ति होता क्या है, पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसके अंदर कौन कौन से नियम काम करते हैं। बहुत, क्योंकि अर्थव्यवस्था के जो महत्वपूर्ण पहलू है, एक है उपभोक्ता और एक है उत्पादक। उपभोक्ताओं के कंप्लीट व्यवहार को समझने के लिए मांग पढ़ना पड़ता है, तो उत्पादक के व्यवहार को समझने के लिए पूर्ति को पढ़ना जरूरी है। कि पूर्ति का मतलब होता है वह मात्रा जो बाजार में बेचने के लिए उपस्थित है, पूर्ति कहते हैं। तो पूर्ति होगी तभी तो माल बिकेगा, और माल बिकेगा मतलब उपभोक्ताओं को माल मिल रहा है। तो यहाँ पर पूर्ति को समझना बहुत ही ज़रूरी। आज की इस पूरे वीडियो में लेक्चर नंबर 18, और मैं आपको बता दूं ये हमारा पेपर फर्स्ट का लास्ट लेक्चर है। उसके बाद हम जो है पेपर सेकंड की पढ़ाई करना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। दिल थाम के रखिए कि इस पेपर सेकंड यानी कि सांख्यिकी का जो पोर्शन है आपके बीए सेमेस्टर 1 का, वो हम शुरू करने जाएंगे ठीक इसके बाद। तो यहाँ पर पूर्ति के कंप्लीट विश्लेषण करने के लिए आपको शुरू से लास्ट तक हर एक पॉइंट देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पूर्ति के अंतर्गत जितने भी बिंदु को मैं बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है समझना। तो यहाँ पर सबसे पहले तो भैया ये जान लो कि पूर्ति किसे कहते हैं। व्हाट इज सप्लाई। पूर्ति का मतलब होता है एक विक्रेता के द्वारा किसी वस्तु की कीमत पर बेची जाने वाली मात्रा। विक्रेता हमेशा चाहता है कि इस वस्तु को अधिक से अधिक कीमत पर बेचूं। तो वस्तु की जो भी कीमत होती है एक निश्चित कीमत, वैसे वस्तु बाजार में क्या होता है ना, वस्तु की कीमतें बदलती रहती हैं। तो अलग अलग कीमतों पर एक विक्रेता जितने भी मात्रा बेचने को तैयार रहता है कि ये कीमत है, इस पर इतनी मात्रा बेचने के लिए मैं तैयार हूँ, उस मात्रा को क्या बोलते हैं, पूर्ति के नाम से जानते हैं। सिंपल डेफिनेशन यहाँ पर भी दिया हुआ है। किसी वस्तु की पूर्ति से अभिप्राय वस्तु की उन मात्राओं से हैं जिन्हें एक विक्रेता विभिन्न संभव कीमतों पर एक निश्चित समय पर बेचने को तैयार होता है। सारा खेल इसका होता है कि वो तैयार है या नहीं है, क्योंकि वस्तु की कीमत बढ़ती कीमत पर वस्तु की कीमत बढ़ती जाती है तो बिक्री की मात्रा भी क्या होती चली जाती है, बढ़ती चले। प्रत्येक उत्पादक का एक ही लक्ष्य होता है, अधिक से अधिक लाभ कमाना, और अधिक लाभ कमाने के लिए वस्तु को ऊंची कीमत पर बेचना जरूरी है। क्योंकि जितने में वो खरीदा, मान लीजिए वो किसी सामान को 10 रुपये में खरीद के लेके आ रहा, तो जाहिर सी बात है 10 रुपये तो बेचेगा नहीं। बहुत इमरजेंसी वो अलग बात है। नॉर्मल मार्केट का रूल है, जितने में खरीदा उसके कुछ ज़्यादा 2 रुपये का प्रॉफिट लिया या 5 रुपये का प्रॉफिट लिया या 10 रुपये का प्रॉफिट लिया, प्रॉफिट पर ही बेचा जाएगा। यानी कि वस्तु की कीमतें बढ़ती जाएंगी तो उत्पादक का लाभ बढ़ता चल जाएगा, और उपभोक्ता उत्पादक जितना भी लाभ चाहेगा उससे इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कीमत पर बेचना। इसके बारे में अलग अलग शास्त्रियों ने, अलग अलग विद्वानों ने अपने हिसाब से इसको परिभाषित किया। इसके बारे में अपनी डेफिनेशन दी है, जिसमें थॉमस जी ने कहा वस्तुओं की पूर्ति वह मात्रा है जो बाजार में किसी निश्चित की समय पर विभिन्न कीमतों पर, अलग अलग कीमतों पर बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाती है। मतलब साफ है कि वस्तु की कीमतें बदल जाती हैं, हर एक कीमत पर एक विक्रेता कितना माल बेचना चाहता है, तो उसे हम पूर्ति कहते हैं। प्रोफेसर मेयर ने अपने शब्दों में इसको एक्सप्लेन किया कि पूर्ति किसी वस्तु की मात्राओं की वह अनुसूची है। मतलब मात्राओं का वो एक टेबल है, अनुसूची है, मात्रा की संख्या बताता है जो वस्तु की विभिन्न कीमतों पर किसी विशेष समय या समय की अवधि में, उदाहरण के अनुसार एक दिन, एक सप्ताह आदि में उस पूर्ति के लिए तैयार होती हैं, बेचने के लिए रेडी होती हैं, उसे हम पूर्ति के नाम से जानते हैं। तो दो वर्ड होता है, एक होता है मात्रा जो उपस्थित है और एक मात्रा जो बिक्री के लिए तैयार है। जो भी मात्रा हमारे पास पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में अवेलेबल है, ध्यान में रखिएगा, उसको हम स्टॉक कहते हैं। तो पूर्ति क्या है, पूर्ति वह मात्रा है जो एक निश्चित कीमत पर बिक्री के लिए तैयार है। जरूरी नहीं कि सारा स्टॉक हम बेचने के लिए तैयार हो, मैंने ये कहा कि निश्चित कीमत पर जो मात्रा बेचने के लिए तैयार है वो है पूर्ति। और आपके सामने एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जितना भी माल तैयार रखा है वो है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने शटर उठाया, आपने दुकान खोला, तो आपने देखा आपके पास 3 बैग चावल रखा हुआ है, 30 बैग चावल का रखा हुआ है,
और उस आपकी जो चावल का रेट जो है आपने 500 रुपये में ख़रीदा हुआ है, आपका कॉस्ट है, और उस टाइम बाज़ार में बिक्री चल रहा है 800 रुपये कट्टा, तो 30 बैग में से 800 रुपये में आप कितनी मात्रा बेचना चाहते हो? कितना मात्रा बेचना? 30 बैग जो चावल आपके पास है ये आपका क्या हो जाएगा? स्टॉक है। और 30 बैग में 800 रुपये के हिसाब से आप चाहते हो आप केवल 12 कट्टे भेजो, 12 बैग भेजोगे, तो 12 बैग ये आपकी क्या हो गई? पूर्ति हो गई। और कीमतें बढ़ती चली जाएंगी तो बैग की मात्रा भी बढ़ते रहोगे, घटती चली जाएंगी तो बैग की मात्रा भी घटा दोगे। तो स्टॉक और पूर्ति में सीधा सा मतलब होता है, स्टॉक एक निश्चित समय में एक स्थिर मात्रा को बताता है और पूर्ति निश्चित कीमत पर बिक्री के लिए उपस्थित मात्रा को बताता है। ये तो होगी पूर्ति। अब पूर्ति को बिक्री के आधार पर दो प्रकार में बांटा गया है। दो प्रकार कौन सा? एक है व्यक्तिगत पूर्ति और एक है बाजार पूर्ति। जब एक व्यक्ति, एक विक्रेता, जब हम केवल एक विक्रेता के द्वारा बेची जाने वाली मात्राओं की बात करते हैं तो उसे हम व्यक्तिगत पूर्ति यानी कि इंडिविजुअल क्या चीज़? इंडिविजुअल सप्लाई के नाम से जानते हैं। लेकिन वहीं पर जब हम बाजार में उपस्थित सभी विक्रेताओं की पूर्ति की मात्रा को देखेंगे कि एक बाजार में जितने भी उपस्थित फर्में हैं, विक्रेता है, उत्पादक है, वह वस्तु की अलग अलग कीमतों पर कितनी मात्रा बेचना चाहते हैं। मान लीजिए बाजार में 4 विक्रेता है, ए है, बी है, सी है और डी है। ए कुछ अलग मात्रा बेचना चाहता है, बी अलग मात्रा बेचना चाहता है, सी अलग और डी है। सबकी अपना अपना होता है, अलग अलग कीमत पर। तो सभी की मात्रा को जब योग कर देंगे तो इनकी योग होता है आपका बाजार पूर्ति। ठीक है, और बाजार पूर्ति को और अच्छे समझेंगे, लेकिन उससे पहले पूर्ति तालिका को समझ लीजिए, दैट इज़ सप्लाई शेड्यूल या सप्लाई टेबल। तालिका का मतलब होता है एक ऐसा प्रेजेंटेशन जहां पर किसी भी चीज़ को किसके माध्यम से? रॉ और कॉलम के माध्यम से दर्शाया जाता है। तो पूर्ति तालिका वह तालिका है जो वस्तु की अलग अलग कीमतों पर अलग अलग मात्रा को प्रदर्शित करता है एक अच्छे तरीके से, ताकि समझा जा सके। क्योंकि पूर्ति 2 प्रकार की होती है, तो पूर्ति तालिकाओं के भी 2 प्रकार होते हैं, जहां व्यक्तिगत पूर्ति को दर्शाने के लिए व्यक्तिगत पूर्ति तालिका का प्रयोग करते हैं और बाजार पूर्ति को दर्शाने के लिए बाजार पूर्ति तालिका का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर समझिए, व्यक्तिगत पूर्ति तालिका किसे कहते हैं? इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। जब एक व्यक्तिगत विक्रेता एक वस्तु की अलग अलग कीमतों पर जितने भी मात्रा बेचना चाहता है उसको एक तालिका के माध्यम से व्यक्त किया जाता है या दर्शाया जाता है, तो उस तालिका को हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत पूर्ति तालिका कहते हैं। वैसे बाजार में उपस्थित एक विक्रेता है ए, और वो एक विक्रेता वस्तु की अलग अलग कीमतों पर इतनी मात्रा को, वस्तु की कीमत 2 रुपये होती है तो 10 यूनिट बेचना चाहता है। जैसे वस्तु की कीमतें बढ़ती चली जाती हैं, वस्तु की पूर्ति की मात्रा भी बढ़ाता चला जाता है। ये केवल एक विक्रेता की पूर्ति को बता रहा है। एक निश्चित वस्तु से संबंधित एक विक्रेता की अलग अलग कीमतों पर बेची जाने वाली मात्रा को दर्शाने वाला टेबल, तालिका व्यक्तिगत पूर्ति तालिका के नाम से जानते हैं। लेकिन वहीं पर बाजार में उपस्थित सभी फर्में और सभी विक्रेताओं की पूर्ति की मात्रा को इकट्ठा करके एक साथ जो अलग अलग कीमतों पर अलग अलग विक्रेता बेचना चाहता है, बेचने के लिए तैयार है, उन सबको जब एक निश्चित तालिका में दर्शा देंगे। मान लीजिए बाजार में 2 विक्रेता है, ए और विक्रेता बी। बाजार में 2 विक्रेता है और वस्तु की निश्चित कीमत पर, वस्तु की कीमत 2 है तो विक्रेता ए 10 और विक्रेता बी 5 यूनिट बेचना चाहता है। तो दोनों विक्रेता का टोटल कर देंगे तो बाजार में कुल बिक्री इस समय कितनी है? 15 यूनिट की। जैसे जैसे वस्तु की कीमतें बढ़ती चली जाएंगी, ए और बी दोनों ही अपनी पूर्ति की मात्रा बढ़ा देगा, तो इन दोनों का जब टोटल करेंगे वो टोटल 75 हो जाएगा। तो सभी विक्रेताओं की पूर्ति की मात्रा को दर्शाने वाले तालिका को बाजार पूर्ति तालिका के नाम से जाना जाता है। इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और है, वो है वक्र। वक्र मतलब क्या होता है? चित्र के रूप में। किसके रूप में? चित्र या यूँ कहें ग्राफ के रूप में। जब हम रेखा के रूप में पूर्ति की मात्रा को दर्शाएंगे तो उसे पूर्ति वक्र के नाम से जानते हैं, दैट इज सप्लाई कर्व। क्योंकि हमारी पूर्ति 2 प्रकार है, पूर्ति की 2 प्रकार की मात्रा को दर्शाने के लिए तालिका भी 2 प्रकार की होती है। तो तालिका को वक्र के माध्यम से जानने के लिए तो पूर्ति वक्र भी हमारा 2 प्रकार का होता है।
तो पूर्ति वक्र के दो प्रकार कौन कौन से, एक है व्यक्तिगत पूर्ति तक वक्र और एक बाजार, क्योंकि तालिका को ही चित्रों के रूप में, तालिका का ही एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है वक्र, सप्लाई कर्व। तो इन दोनों को समझे। सबसे पहले चले व्यक्तिगत पूर्ति तालिका। जब व्यक्तिगत पूर्ति तालिका को वक्र के माध्यम से, चित्र के माध्यम से दर्शाएंगे तो बनेगा व्यक्तिगत पूर्ति वक्र। जैसे कि विक्रेता ए की पूर्ति दे रखी है, अलग अलग कीमत है, अलग अलग पूर्ति की मात्रा है। तो जब हम वक्र बनाएंगे ध्यान में रखने का, वस्तु की कीमत को रखेंगे यहाँ पर वाई एक्सिस पर, और यहाँ पर रखेंगे पूर्ति की किसको, मात्रा को। वस्तु की कीमतों में दो 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 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर भी दो दो का ले लीजिए। एक वक्र बना के दिखाता हूँ मैं, 2 4 6 8 और ये हो गया 10, और पूर्ति की मात्रा के में 10 10 का अंतर है, तो ये हो गया 0, यहाँ पर 10 10 का डिफरेंस, 10 हो गया, 20 30 40 और ये हो गया 50। जब वस्तु की कीमत 2 है तो यूनिट हो रही है कितनी, 10। जब वस्तु की कीमत 4 है तो यूनिट कितनी बेची जा रही है, 20। वस्तु की कीमत बढ़ के होगी 6, यूनिट भी बढ़ के होगी कितनी, 30। वस्तु की कीमत बढ़ के होगी 8, यूनिट बढ़ के होगी कितनी, 40। वस्तु की कीमत बढ़ के होगी 10, यूनिट बढ़ के कितनी हो रही है, 50। तो इस प्रकार से अलग अलग कीमत पर बेची जाने वाली मात्रा को जब दर्शाया जाएगा, और इस प्रकार से जो रेखा बनेगी सीधी रेखा, तो इसको हम जो है पूर्ति वक्र यानी कि व्यक्तिगत पूर्ति वक्र के नाम से जानते हैं, क्योंकि एक बार में एक ही विक्रेता की पूर्ति को यह दर्शा रहा है। इतना होने के बाद नेक्स्ट है बाजार पूर्ति वक्र। बाजार में उपस्थित सभी विक्रेताओं की पूर्ति की मात्रा को जब हम एक साथ एक ही वक्र में शो करेंगे, सभी विक्रेताओं की मात्रा को, तो वो मात्रा जो बनेगी ये इस तरह से बनेगी, ये है बाजार पूर्ति वक्र, जहाँ पर अलग अलग कीमतों पर अलग अलग मात्रा को हमने दर्शा दिया है। यहाँ पर वस्तु की कीमतें होती हैं, यहाँ पर पूर्ति की मात्रा होती हैं, क्योंकि सभी विक्रेताओं की मात्रा, तो ये वक्र थोड़ा सा नीचे स्लाइड करता हुआ चला जाएगा। फिर इसके बाद पूर्ति के प्रकार, पूर्ति के मतलब को समझने के बाद, पूर्ति जो होती है ना, देखिए कोई भी विक्रेता बाजार में वस्तु को बेचने जाएगा ना, वो केवल ये नहीं देखता कि कीमतें कितनी हैं, इसके अलावा बहुत सारे दूसरे भी रीज़न है जिसको ध्यान में रखते हुए बाजार में वस्तु की बिक्री होती है। जैसे जब हम लोग किसी वस्तु को खरीदना चाहते हैं तो केवल कीमत देखते नहीं, हम ये देखते हैं कि हमारे जेब में पैसे है या नहीं है, क्या ये जो वस्तु खरीद रहा हूँ हमारे लिए यूज़फुल है या नहीं है, जो वस्तु हमारे लिए है कि उससे रिलेटेड दूसरी वस्तु की, तमाम बातों को सोचते हैं, देखते हैं, उसके बाद किसी वस्तु को खरीदते हैं। ठीक ऐसा ही उत्पादक के मन में भी होता है। उत्पादक बहुत सारी वस्तुओं को देखता है, सोचता है, बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखता है, उसके बाद वस्तु की बिक्री के लिए जाता है। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे एक विक्रेता की पूर्ति प्रभावित होती है, उसको पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम से जानते हैं। और नॉर्मली पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक और पूर्ति की मात्रा के बीच की जो संबंध होता है उसे पूर्ति फलन के नाम से जाना जाता है। तो नॉर्मली आपसे कोई पूछा जाए पूर्ति फलन किसे कहते हैं, समझिएगा कि पूर्ति, वस्तु की पूर्ति एवं इसके निर्धारक तत्व यानी कि इसके प्रभावित करने वाले कारकों के बीच में जो संबंध होता है उसे पूर्ति फलन कहते हैं, जो सीधा बताता है कि वस्तु की पूर्ति इन चीज़ों से प्रभावित हो रही है। जैसे SX सप्लाई, या वस्तु X की सप्लाई की बात करते हैं तो इससे वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, फैक्टर, ठीक है ना, अलग बहुत सारी चीज़ें GX GP प्रभावित। तो इन सभी प्रभावित करने वाले कारक और पूर्ति की मात्रा के बीच का जो संबंध होता है, इसी संबंध को पूर्ति फलन के नाम से जानते हैं। कौन कौन सी चीज़ें, वस्तु की पूर्ति किससे प्रभावित होती है, वस्तु की कीमत कितनी है, उसी वस्तु की, जिस वस्तु की, उस वस्तु से संबंधित दूसरी वस्तु की कीमत कितनी है, वस्तु की उत्पादन की तकनीक कैसी है, वस्तु को उत्पादन करने के उद्देश्य क्या है, सरकारी नीति कैसे चल रही है, उत्पादन साधनों की कीमतें क्या हैं, फर्मों की बाजार में संख्या कितनी है, भविष्य में वस्तुओं की संभावित कीमत क्या हो सकती है। ये तमाम बातें हैं जिससे वस्तु की पूर्ति प्रभावित होती हैं। तो चलिए वस्तु के निर्धारित तत्वों को भी एक बार गौर फरमा लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। पहले वस्तु की कीमत। हमेशा किसी वस्तु की पूर्ति के लिए सबसे पहला कारक उसकी कीमत होती है। ध्यान में रखना है कि वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो वस्तु की पूर्ति भी बढ़ेगी, वस्तु की कीमत कम होगी तो वस्तु की पूर्ति भी कम हो जाएगी। जबकि संबंधित वस्तु की कीमत, मतलब जैसे कोई वस्तु, जैसे हम लोग बोलते हैं चाय और कॉफ़ी, संबंधित वस्तु की कीमतें भी दूसरी वस्तु की मात्रा को प्रभावित होती है।
किसी वस्तु की विशेष की पूर्ति अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमतों से भी अप्रत्यक्ष संबंधित होता है। मान लीजिए अगर चाय की कीमतें बढ़ जाती हैं, चाय की कीमतें बढ़ जाती हैं, कॉफ़ी की कीमतें बढ़ जाती हैं, तो यहाँ पर डायरेक्टली जो विक्रेता जो है चाय की पूर्ति भी क्या कर देगा, कम कर देगा। कॉफ़ी की कीमतें बढ़ने से चाय की पूर्ति कम कर देगा, ताकि चाय पीने वाले अब सप्लाई कम हो और चाय की कीमत भी बढ़ने लगे। तो यहाँ पर एक वस्तु की कीमत का दूसरी वस्तु की पूर्ति पर सीधा असर करता है। उत्पादन साधनों, किसी वस्तु के उत्पादन के लिए प्रयुक्त होने वाले साधन हैं, उनकी कीमतें कैसी हैं। उत्पादन के साधनों की कीमत बढ़ती है तो जाहिर सी बात है उत्पादन लागतों में वृद्धि होगी। उत्पादन लागतों में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है लाभ में कमी होगी। लाभ में कमी होगी तो विक्रेता वस्तु की उत्पादन में कमी कर देंगे, ऐसे सप्लाई कम हो जाएंगी। इसी के ठीक उल्टा ले लीजिए, जब उत्पादन के साधनों की कीमतों में कम होती है तो लाभ बढ़ेगा, तो पूर्ति की मात्रा भी बढ़ेगी। नेक्स्ट है तकनीकी स्तर। किसी भी वस्तु के उत्पादन की तकनीक जितनी श्रेष्ठ होती है, जितनी नई होती है, वस्तु की पूर्ति की मात्रा ही बढ़ जाती है, क्योंकि नई तकनीक से उत्पादन से हमेशा लाभ की प्राप्ति होती है, क्योंकि लागतों में कमी आती हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं फर्मों की संख्या। एक बाज़ार में उत्पादन के जितनी भी फर्में होंगी, उत्पादक होंगी, जितनी अधिक फर्में होंगी, वस्तु की पूर्ति भी उतनी ज़्यादा होंगी। फर्में जितनी कम होंगी, उत्पादक जितने कम होंगे, विक्रेता जितने कम होंगे, वस्तु की पूर्ति भी उतनी कम हो जाएंगी। नेक्स्ट है फर्म का उद्देश्य। मेन है एक फर्म का बिक्री का उद्देश्य क्या है। अगर फर्म लाभ कमाने का उद्देश्य है तो वस्तु की कीमतें घटने पर विक्रेता वस्तु की पूर्ति कम कर देगा। लेकिन अगर विक्रेता का उद्देश्य अधिक से अधिक बेचने का है और अधिक से अधिक बेच के लाभ कमाने का है, तो वस्तु की कीमत घटने पर भी विक्रेता ज़्यादा से ज़्यादा बेचने के लिए तैयार होगा, क्योंकि कम कीमतों पर वस्तुएं ज़्यादा बिकती हैं और ऐसे में लाभ। तो देखा ये जाएगा कि एक्चुअली में फर्म का उद्देश्य क्या है। वो अधिक कीमत पर बेच के लाभ कमाना चाहता है या ज़्यादा मात्रा बेच के लाभ कमाना चाहता है, जैसा भी हो। भविष्य में वस्तु की संभावित, अगर एक विक्रेता जैसे सरिया वाला विक्रेता है, सरिया वाले को पता चल गया कि एक से यहाँ से 6 महीने के बाद सरिया का रेट दम से बढ़ने वाला है, तो वर्तमान में वो सरिया बेचना कम कर देगा। स्टॉक बना के रखेगा लेकिन बेचेगा कम, क्योंकि उसको लगेगा 6 महीने के बाद तो बेचना ज़्यादा फायदेमंद है, और उसे लगता है कि भविष्य में वस्तु की कीमतें कम होने वाली है, तो आज ही वो सप्लाई करना शुरू कर देगा, ना भविष्य में तो घाटा हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट है सरकारी नीति। किसी वस्तु की बिक्री पर, किसी वस्तु की पूर्ति पर सरकार की नीति असर डालती है। सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया, सेल टैक्स बढ़ा दिया, अलग अलग टैक्स बढ़ा दिया, तो लाभ में कमी आएगी और वस्तु की पूर्ति में भी कमी आती है। इन सब के बाद हमें नेक्स्ट पढ़ना होता है वस्तु की पूर्ति के नियम। पूर्ति का नियम एक्चुअली में ये प्रोफेसर मार्शल का कॉन्सेप्ट है। मार्शल ने नियम को दिया था। मार्शल के अनुसार एक उत्पादक हमेशा अधिक से अधिक कीमत पर वस्तु को बेचना चाहता है। मतलब साफ है कि वस्तु की कीमतें बढ़ती चली जाएंगी तो पूर्ति की मात्रा भी हमारी बढ़ती हुई चली जाएंगी। इस प्रकार से पूर्ति का नियम ये कहलाता है, ये कहता है कि वस्तु की कीमत में और वस्तु की पूर्ति के बीच में हमेशा कैसा संबंध रहता है, धनात्मक संबंध रहता है। धनात्मक संबंध होने का मतलब होता है कि किस वस्तु की कीमत और ये हो गया वस्तु की पूर्ति। वस्तु की कीमत में अगर वृद्धि होती है तो पूर्ति की मात्रा में भी वृद्धि होगी, जबकि वस्तु की कीमत में अगर कमी होती है तो पूर्ति की मात्रा में भी कमी हो जाएगी। ये पूर्ति का नियम कहलाता है। और इसी चीज़ को अगर हम थोड़ा ध्यान दें, मार्शल ने भी एक्सप्लेन किया है कि पूर्ति के नियम यह बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें मतलब मैंने भी बताया था, वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं। यहाँ पर केवल कीमत की बात करेंगे और बाकी कारकों को स्थिर रखेंगे, जिसको अन्य कारक कहते हैं। दैट मीन्स अन्य वस्तु की कीमतें जितनी अधिक होती है उतनी ही अधिक पूर्ति होती है, वस्तु की कीमत जितनी कम होती है वस्तु की पूर्ति भी उतनी कम होती है। तो सीधा का मतलब होता है कि वस्तु की कीमतें और पूर्ति की मात्रा में धनात्मक संबंध। वस्तु की कीमत 10 है, 20 है, 30 है, 40। 10 में यूनिट हो रही थी हमारी 100, 20 में हो रही है 200, 30 में हो रही है 300 और 40 में हो रही है 400। मतलब साफ है वस्तु की कीमतों के बढ़ने के साथ साथ वस्तु की पूर्ति की मात्रा में भी वृद्धि होती है। ये P, ये Q। वस्तु की कीमतें बढ़ गई, यहाँ पर P1
तो वस्तु की पूर्ति की मात्रा में भी वृद्धि हो जाती है। यही मांग का नियम है। लेकिन मांग के नियम को समझने के लिए मांग की कुछ मान्यताएं भी हैं कि मांग का नियम कब लागू होता है। पूर्ति का नियम, मैंने 2-3 बार मांग बोल दिया, थोड़ा याद हो गया। पूर्ति का नियम, ठीक है। तो जब हम पूर्ति के नियम की बात करते हैं, बाजार में क्रेता और विक्रेताओं की आय का स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, स्थानापन्नों की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मतलब संबंधित वस्तु की कीमतों में, उत्पत्ति के साधनों की कीमतें भी स्थिर होनी चाहिए, मतलब वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक है कीमत को छोड़ के बाकी सभी कारकों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये नियम कहीं कहीं लागू नहीं होता है, जिसको बोलते हैं पूर्ति के नियम के अपवाद, जहाँ पर ये नियम लागू नहीं होता है। जैसे कृषि वस्तुओं पर यह नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि वस्तु की कीमतें बढ़ाने पर कहेंगे ज़्यादा माल बचोगे, नहीं, वस्तु की कीमतें कम रखनी पड़ती है कृषिगत यंत्रों को। नाशवान वस्तु की पूर्ति पर भी ऐसा नियम लागू नहीं होता है। मान लीजिए सब्जियां हैं, अब मार्केट में सब्जियों का रेट कम हो रहा है, आप कहेंगे नहीं अभी नहीं बेचेंगे, तो क्या सड़ाओगे? सड़ जाएंगे। तो यहाँ पर भी दूध का आइटम होता है, मिठाइयाँ होती, अब कीमत बढ़ने का वेट करोगे तो नहीं होता है। तो यहाँ पर हमें वस्तुओं को बेचनी ही पड़ती हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा वाले वस्तुओं पर भी ये नियम लागू नहीं होता। जो सामाजिक प्रतिष्ठा तो उसका तो अपना ही अलग मतलब चलता रहता है, ठीक है। अब बात करेंगे, तमाम बातें पढ़ ली, हमें ये भी समझ लिया कि पूर्ति में परिवर्तन हो सकता है। तो किन कारणों से पूर्ति में परिवर्तन होता है, यानी कि वस्तु की कीमतों में परिवर्तन होने से भी परिवर्तन होता है, और कीमतों के अलावा जो दूसरे कारक है उसमें परिवर्तन होने से भी वस्तु की पूर्ति में भैया परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन के प्रमुखतः 2 कारण होते हैं। एक, वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाए, तो ऐसे में पूर्ति वक्र अपनी मूल जगह पर तो रहता है लेकिन संचलित होता है ऊपर के नीचे। और कीमत के अतिरिक्त अगर अन्य कारकों में परिवर्तन होता है तो पूर्ति वक्र ही अपनी जगह से खिसक के आगे पीछे हो जाता है। तो यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि पूर्ति में परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है। तो ये दोनों कारकों को समझेंगे एक एक करके। सबसे पहले कीमत में परिवर्तन होने पर, अगर वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो इससे वस्तु की पूर्ति वक्र पर क्या असर पड़ता है। कीमत में परिवर्तन होने का मतलब होता है यहाँ पर हम अन्य बातों को ध्यान में नहीं रखते हैं, हम ये मान के चलते हैं वस्तु को प्रभावित करने वाले सारे कारक स्थिर है, किसी में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ऐसे में पूर्ति वक्र अपने स्थान पर, केवल संचलन का मतलब होता है ऊपर नीचे, वक्र वही होता है, पूर्ति की बिंदु ऊपर नीचे हो जाता है। तो यहाँ पर तब होता है जब पूर्ति के अन्य कारक स्थिर होते हैं। तो इस प्रकार के परिवर्तन से पूर्ति वक्र ऊपर या नीचे को संचलित होते हैं, जिसके 2 कारक होते हैं। एक होता है पूर्ति का विस्तार और एक होता है पूर्ति का संकुचन। पूर्ति का विस्तार होगा मतलब बढ़ेगा और पूर्ति का संकुचन मतलब घट जाएगा। किस प्रकार से समझेंगे? पहला है पूर्ति का विस्तार। अगर वस्तु की कीमत बढ़ जाए, वस्तु की कीमत बढ़ जाए और अन्य कारक स्थिर रहे, तो वस्तु की कीमत पहले 10 रुपये थी, पूर्ति हो रही थी 20 यूनिट की, वस्तु की कीमत बढ़ के होगी 15, तो कीमत बढ़ के कितनी, वस्तु की पूर्ति की मात्रा बढ़ के कितनी होगी 30, ठीक है। इस प्रकार से इसको अगर हम समझे वक्र के माध्यम से, तो यहाँ पर है वस्तु की कीमत और यहाँ पर है पूर्ति की मात्रा। वस्तु की कीमत ये मान लीजिए 5 है, ये 10 है, 15 है और ये 20 है। यहाँ पर मात्रा ले लेते हैं 0, 10, 20, 30 और ये होगी 40। देखिएगा वस्तु की कीमत जब 10 है, पूर्ति हो रही थी 20 यूनिट की। वस्तु की कीमत 10 है, पूर्ति हो रही है 20 यूनिट की। यहाँ पर वस्तु की कीमत पहले यहाँ, अब बढ़ के होगी P1 यहाँ पर, ये वाला पॉइंट। तो वस्तु की पूर्ति यहाँ पर, अब पूर्ति होगी 30 यूनिट की यहाँ पर, ये वाला पॉइंट। तो ऐसे में जो वक्र बना, देखिए पहले बिंदु A पर था, अब बिंदु B पर है, ये हो गया हमारा पूर्ति वक्र सप्लाई कर्व। ये अपनी जगह पर है तो खाली ऊपर की ओर संचलित हो रहा है, इसी को बोलते हैं पूर्ति वक्र का संचलन, पूर्ति का विस्तार। क्या कहते हैं? पूर्ति का विस्तार, क्योंकि पूर्ति की मात्रा में वृद्धि होगी। देखिए, लेकिन इसकी दूसरी स्थिति है जब वस्तु की कीमत में कमी होती है। वस्तु की कीमत में, मान लीजिए वस्तु की कीमत जब 10 रुपये थी तो पूर्ति हो रहा था 30 यूनिट, वस्तु की कीमत घट के कितनी हो गई 5 रुपये, तो पूर्ति की मात्रा भी घट के कितनी हो जाएगी यहाँ पर 20 यूनिट।
तो यहाँ पर वस्तु की कीमत के घटने से पूर्ति की मात्रा में भी कमी हो जाती है, पूर्ति वक्र नीचे की ओर खिसक जाता है, मतलब संचलित हो जाता है। यानी कि मान लीजिए ये हो गया हमारा 5, ये हो गया 10, ये हो गया 15, ये हो गया 10, 20, 30। पहले जब कीमत 10 है तो पूर्ति हो रही थी 30 यूनिट की, अब कीमत घट के कितनी होगी 5, पूर्ति हो रही है 20 यूनिट। तो हमारा पूर्ति वक्र कुछ इस तरह से बन रहा है, पहले कीमत 1 और ये हो गया। कीमत के घटने से वस्तु की पूर्ति की मात्रा में भी क्या हो गई, कमी हो गई। इसी स्थिति को हम बोलेंगे पूर्ति वक्र का संचलन या संकुचन। ठीक है। इसके अलावा कीमत के अलावा अगर दूसरे कारकों के प्रभाव को देखेंगे, ऐसे में पूर्ति वक्र ही साला अपनी जगह से बदल जाता है। तो इससे कहते हैं पूर्ति वक्र का खिसकाव। ये तब होता है जो कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल अन्य कारकों का परिवर्तन होता है। जैसे तकनीक में कमी वृद्धि हो गई, साधनों की कीमतों में कमी, अन्य साधनों की या फिर अन्य वस्तु की कीमतों में परिवर्तन होता है। इस स्थिति में जो परिवर्तन होता है दो प्रकार से होता है, एक होता है पूर्ति में वृद्धि और एक होता है पूर्ति में कमी। पूर्ति में वृद्धि की बात करते हैं, कीमत के अतिरिक्त अगर अन्य कारकों में पॉजिटिव परिवर्तन आता है और हमारी कीमत अपनी जगह पर स्थिर रहती, पहले भी 10 रुपये आज भी 10 रुपये, तो केवल तक मान लेते किसकी परिवर्तन हुआ, तकनीक में सुधार हुआ। किसमें हुआ, तकनीक में सुधार होने से, जैसे हम पहले 20 यूनिट का परिवर्तन पूर्ति करते थे, अब लाभ बढ़ने से हम जो है 30 यूनिट का परिवर्तन कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वस्तु की कीमत पहले यहाँ थी 10 यूनिट और पूर्ति हो रही थी हमारी 20 यूनिट की। ठीक है, और ये था हमारा पूर्ति वक्र। अब वस्तु की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन जरूर हुआ, 20 से हो गया 30, तो नया पूर्ति वक्र हमारा बन गया ये वाला। तो ये हो गया पुराना सप्लाई का और ये हो गया नया वाला। देखिए पूर्ति की मात्रा में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पूर्ति में वृद्धि। लेकिन जब हमारे पास जो कारक होते हैं नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, वो अलग होता है। तो पूर्ति में वृद्धि के प्रमुख कारण कौन कौन से, जैसे तकनीक में प्रगति होती है, उत्पादन साधनों की कीमतों में कमी हो जाना, स्थानापन्न वस्तु की कीमतों में कमी हो जाना, उत्पादकों के उद्देश्य में परिवर्तन होता है, उत्पादक चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा बेचें, उद्योगों में फर्मों की संख्या बढ़ जाना, भविष्य में वस्तु की कीमतों में कमी होने की संभावना होना, सरकार के द्वारा टैक्सों में कमी कर देना या सरकार के द्वारा अनुदानों में वृद्धि कर देना, ये सभी कारक है जिससे उत्पादन की मात्रा पर पॉजिटिव असर पड़ता है और पूर्ति की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि असर नेगेटिव होता है, तकनीक पुरानी हो जाती है, साधनों की कीमतें बढ़ जाती हैं, सरकार टैक्स बढ़ा देती हैं या अनुदान में कमी करते हैं। तो ऐसे में वस्तु की कीमत भले ही कम ना हो, कीमत अपनी जगह पर है 10 पे 10, लेकिन वस्तु की पूर्ति की मात्रा में कमी हो जाती है, 30 से कम होगी कितनी हो जाती हैं 20। यानी कि वस्तु की कीमतें जब 10 रुपये यूनिट होती हैं तो वस्तु की बिक्री हो रही थी कितनी यूनिट की, 30 यूनिट की। ठीक है, ये वाला पॉइंट था सप्लाई का। लेकिन हुआ ये, तकनीक बेकार हो गई, संबंधित वस्तु की कीमतें जो है हमारी बढ़ गई, या फिर जो है साधनों की कीमतें बढ़ गई। ऐसे में वस्तु की पूर्ति में क्या हो गई, कमी आ गई यहाँ पर Q1। तो से नया वक्र इस प्रकार से बनेगा। तो इसको बोलते हैं पूर्ति में क्या होना, कमी होना। अब पूर्ति में कमी होने के भी कई सारे कारण हैं, जैसे मशीनें पुरानी हो जाना, तकनीक का पुराना होना, उत्पादन के साधनों की कीमतों में वृद्धि होना, जिससे लागत बढ़ जाती है। ठीक है, स्थानापन्न वस्तु की कीमतों में वृद्धि हो जाने से भी होता है। उद्योगों में फर्मों की संख्या कम हो गई, निकट भविष्य में वस्तु की कीमतें बढ़ने की संभावना होती है, सरकार के द्वारा टैक्स बढ़ा दिया जाता है, फर्मों के उद्देश्य में परिवर्तन होता है। ये कई कारण होते हैं जिससे पूर्ति में कमी होती है। अगर पूर्ति के तमाम विश्लेषण में इन तमाम बातों से, नोट से आप संतुष्ट है तो अभी लाइक कर दो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। अगर कहीं पर कोई परेशानी आपको लगती है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, या फिर व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ इस नंबर के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और मुझे पता है कि आप सारे लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं, तो प्लीज़ सोशल मीडिया पे ढाली सर इंस्टाग्राम और फेसबुक पे नकुल ढाली को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू एंड बाय।